हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बेटा। ये सीरीज जो प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही पर्पसेस के लिए काम करेगी। इसमें मैं हर चैप्टर के समराइज फॉर्म में और उनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। आप वो नोट्स चैप्टर के मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके देख सकते हैं और उसके बाद उस नोट्स के साथ साथ आप इस वीडियो को देखिए, आपको चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि इसको जितना हो सके समराइज फॉर्म में आपको दे सकूं, साथ में आपको नोट्स दे सकूं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता सकूं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस सब मैं आपको करा दूंगा। ये जो वीडियोस होंगे ये आपको प्री बोर्ड के साथ साथ आपको हेल्प करेंगे बोर्ड में भी। तो चलो आओ शुरू करते हैं। अब आप जो की शुरुआत होती है वो होती है जो आपका पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके सारा का सारा मामला होगा। ठीक है, इसको जितना हो सके शॉर्ट में और जितना हो सके ब्रीफ में आपको मैं समझा सकता हूं उतना ही मैं समझाऊंगा। हाँ, हो सकता है कोई वीडियो 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो सके, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो 4 बेसिक पॉइंट्स पे ये बात किए हैं। पहला आता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? जो आप कंज्यूम करते हैं, जो डेली फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं। मतलब कि एक कंज्यूमर जो डेली फॉर्म में किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो कार हो गया, चाहे वो बाइक हो गई, कार हो गया, बाइक हो गई, ठीक है, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। मतलब कि एक हमारे और तुम्हारे जैसा इंसान है, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इसको 4 भाग में बांटा गया। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा होता है तुम्हारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड चौथा जो होता है उसको कहते हैं सर्विसेज। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स में जो लॉन्ग फॉर्म में जो 5 से 10 साल के बीच में चलते हैं, 5 से 10 ईयर के बीच में चलते हैं, इसमें कार हो जाएगी, बाइक हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? जैसे टेबल हो गया, टेबल हो गया, टेबल की बात नहीं करोगे, इसमें तुम बात करोगे क्लोथिंग, क्लोथिंग जो 3 साल के अंदर आप चीजों को बदल दे देते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, मतलब कि एक बार खाया काम 25 हो गया। ठीक है, तो ड्यूरेबल जो लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल जो 3 साल से साल भर के बीच में या उसके अंदर कंज्यूम करते हैं आप, कपड़ा जो 3 साल से ज्यादा पहनते नहीं है। ठीक है, उसके बाद जूते भी हो गए। उसके बाद से आता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब कि क्या करना? सर्विसेज का मतलब कि सिनेमा देखना, बस यूज करना, ट्रेन यूज करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा देना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब तुम्हारे क्या हो गए? सर्विसेज हो गए जो हम तुम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से तुम्हारा आता है कैपिटल गुड्स। इसके बाद से क्या आता है तुम्हारा? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं those are used कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं those are used for the manufacturing of consumer goods, for the manufacturing किसके लिए भैया? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। किसके? कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब कंज्यूमर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हो गया कि वो गुड्स जो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आगे प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। मेरी बात को समझो, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन लगी हुई है, कपड़ा बना रही है, तो इसका मतलब कि वो फैक्ट्री जो मशीन लगी हुई है वो क्या होगी? कैपिटल गुड्स होगी, क्योंकि उससे कपड़ा बन रहा है। अब तुम अपने घर पे कपड़ा बना रहे हो, इन द सेंस का मतलब वो कपड़ा बेचोगे, खुद के लिए तो पहनने के लिए वो बनाओगे नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, जिनकी वजह से इस्तेमाल से हम फाइनल गुड्स को क्रिएट करते हैं। इसके बाद से आता है तुम्हारा क्या? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एंड यूज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? एंड यूज के लिए होते हैं। एंड यूज का मतलब क्या हो गया? जो आखिरी में इस्तेमाल हो रहे होंगे। ऐसे गुड्स जो किस में इस्तेमाल हो रहे होंगे? आखिरी में इस्तेमाल हो रहे होंगे। चाहे वो कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, चाहे वो क्या हो सकते हैं? आपके कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। कोई कंपनी अगर ट्रैक्टर बनाती है, मैं कहूं कि अगर महिंद्रा ट्रैक्टर बनाती है, महिंद्रा क्या बनाती है? ट्रैक्टर बनाती है, महिंद्रा ट्रैक्टर बनाती है। ठीक है, महिंद्रा ट्रैक्टर बनाती है। अब इस ट्रैक्टर को वो क्या करेगी? इस ट्रैक्टर को अगर वो किसी फार्मर को बेचती है, किसको बेचती है? किसी फार्मर को बेचती है, और ये फार्मर उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके किसी जमीन को जोतता है और उस जमीन से जो गेहूं चावल निकलता है उसको मार्केट में बेच देता है, तो ये जो ट्रैक्टर कहलाएगा, ये ट्रैक्टर क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। बट यही ट्रैक्टर अगर कोई फार्मर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, किसके लिए लेता है? पर्सनल यूज के लिए लेता है, पर्सनल यूज के लिए लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। आप सभी के घरों में सिलाई करने वाली मशीनें होंगी। ठीक है,
तो आपके घर में वो मशीन रखी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि आप उसे कपड़ा बना के मार्केट में नहीं बेच रहे हैं। बट वही अगर मशीन कोई टेलर है, बुटीक वाला है, उसका इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा क्या, कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा। अब इसके बाद से आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं भैया, इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, जो कि फाइनल प्रोसेस में रहते हैं। किस में रहते हैं, फाइनल प्रोसेस में रहते हैं, बट पूरी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। पूरी तरीके से क्या नहीं बन पाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक फार्मर है, वो वीट उगाता है, क्या उगाता है, वीट उगाता है, और इस वीट से फ्लावर बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, और यही फ्लावर आगे चल के ब्रेड बन जाता है। इसका मतलब कि ये जो फ्लावर हुआ, मतलब कि जो मैदा हुआ, ये क्या कहलाया, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे रहते हैं। किस पे रहते हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे। अभी ये पूरी तरीके से बने नहीं है, इनका इस्तेमाल करके हम किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। इसको एज इट इज आप ये भी कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल होता है, कि आप उसका इस्तेमाल करके फाइनल गुड्स को पूरी तरीके से क्लियर आउट कर रहे हैं, पूरी तरीके से बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा क्वेश्चन बनता है और एक बन भी सकता है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर, सॉरी आप लिखिएगा इसको, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है भैया। यहां पे एक पॉइंट है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, और ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कभी कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। मेरी बात को बड़ी ध्यान समझना। एक कोई कारपेंटर है, उसके पास कोई लकड़ी आती है, कोई वुड आता है, उस लकड़ी को वो मशीन में डाल के, किस में डाल के, मशीन में डाल के कोई टेबल बना देता है। क्या बना देता है, टेबल बना देता है। ठीक है, कोई टेबल बना देता है। अब ये लकड़ी जो है, ये एक तरीके से क्या कहलाया, रॉ मटेरियल कहलाया। ये क्या कहलाया, रॉ मटेरियल कहलाया। और ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स है ना, जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, सामान को तैयार कर रहे हैं। तो ये लकड़ी और ये मशीन दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। लकड़ी हो गई चाहे मशीन हो गई, दोनों ही क्या कहलाएंगे, दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। बट जो मशीन है, जो मशीन है, ये क्या कहलाएगी, ये कैपिटल गुड्स कहलाएगी, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हो और बार बार करोगे। बट ये जो लकड़ी है, इसका एक ही बार इस्तेमाल होगा, और ये लकड़ी एक बार इस्तेमाल होकर क्या बन जाएगी, चेयर बन जाएगी। इसलिए सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं, और दूसरी तरफ जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम आगे। अब तुम्हारा आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब तुम्हारा क्या आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ये तीन फॉर्म को ऐड किया जाता है। एक जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया गया हो, हाउस होल्ड के द्वारा किया गया हो, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो पैसा खर्च करते हैं, इसमें ऐड कर दोगे कौन कंजम्पशन कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो। कौन कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो। और उसमें ऐड कर दोगे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है भैया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे, जैसे स्कूल हो गए, उसके बाद से टेंपल हो गया, टेंपल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारे हो गए, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें ऐड होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट जो खर्च करती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो खर्च करती है, इसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, इसको इंक्लूड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। इसके बाद से आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। के का मतलब हो गया तुम्हारा स्टॉक। तुम्हारा के का मतलब क्या हो गया, स्टॉक, कैपिटल स्टॉक जिसको कहा जाता है। के का मतलब क्या हो गया, कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक। और यहां पे याद रखना जो डेल्टा
डेल्टा की बात किया हुआ है। किसकी बात किया हुआ है? डेल्टा की बात किया हुआ है। ये कहता है कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक। क्या कहता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक, इसी को भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं? कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। आज तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है, कल हो सकता है कि तुम 2 फैक्ट्री डालो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? परसों हो सकते तो 3 फैक्ट्री डालो। टाटा थ्रू आउट द टाइम ऐसा तो है नहीं कि उसने अगर एक मान लो कि एक आयरन की फैक्ट्री डाली होगी तो आज एक ही डाल दिया, उसका जीवन चल रहा है उसी में। उसने अपने कैपिटल को इंक्रीज किया, दूसरी फैक्ट्री डाली, तीसरी फैक्ट्री डाली, फिर दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को भी तुम कह सकते हो कि रिफर्स टू, किसको कह सकते हो? रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कह सकते हो? कैपिटल फॉर्मेशन। या कह सकते हो कि इट्स अ प्रोसेस टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कर सकते हो? इट्स अ क्या कि प्रोसेस टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन बेटा। ठीक है। अब इसको समझने का एक बेसिक पॉइंट यही है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो भी पैसा तुम्हारे पास है, जिस भी कंपनी के पास, जिस भी प्रोड्यूसर के पास पैसा है, उसका वो इस्तेमाल करती है किसके लिए? कैपिटल को क्रिएट करने के लिए। कैपिटल कैसे क्रिएट होता है? इंडस्ट्रीज के फॉर्मेशन से, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से। अब तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि मामा अर्थ के बारे में लगभग मैक्सिमम तुम लोगों ने सुना होगा। पहले छोटे इन्फ्लुएंसर उसको क्या करते थे? एडवर्टाइज करते थे। मतलब जो छोटे मोटे यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर थे उसको एडवर्टाइज करते थे। अब जैसे जैसे उसके पास वो सेल होने लगी, वो पैसा आने लगा, उसने क्या किया? पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, कैपिटल को इंक्रीज किया, और अब वो हो सकता है कि उनका प्रोडक्शन लेवल भी बड़ा हो गया हो, इंडस्ट्री भी बड़ी हो गई हो। तब देख रहे हो कि अब उनका प्रचार, मतलब उनका एडवर्टीजमेंट किस पे आने लगा है? टीवी पे आने लगा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल इंक्रीमेंट में, मतलब जब आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद 2 बेसिक पॉइंट्स पे बात आएगी। एक तरफ तुम्हारा आएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक तरफ क्या आएगा तुम्हारा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किसको कहते हैं भैया? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एंड ऑफ ईयर माइनस फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर। मेरी बात को समझो। तुमको कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है? ये तभी पता चल पाएगा जब आपको क्या हो कि तुम्हारे पास जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास ओवरऑल वैल्यूएशन पूरे फिक्स्ड एसेट्स की 1 करोड़ की है, कितने की है? 1 करोड़ की है। 1 करोड़ मतलब कि 1 CR की तुम्हारी फिक्स इन्वेस्टमेंट कब थी? लास्ट ईयर के, मतलब कि मैं कहता हूं कि 2021 में तुम्हारे पास 1 करोड़ की फिक्स एसेट्स थी। ठीक है। अब जब बिगिनिंग में आए, शुरुआत में तुमको पता चला कि अभी हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 1.5 CR है। कितनी है? 1.5 CR है। कितनी है? 1.5 CR है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या कि जब दोनों ही वैल्यू को आप माइनस कर दिए। क्या माइनस कर दिया? जब एंड में तुम्हारे पास 1 करोड़ आया, बिगिनिंग में तुम्हारे पास 1.5 करोड़ आया, और इसको जब माइनस कर दिया, यानी 50 लाख रुपए जो तुम्हारे इंक्रीज हुए किसके? फिक्स्ड एसेट्स के। इसी को तुमने क्या कहा? इसी को तुमने कहा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद से दूसरा जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं भैया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? इसको समझिए। कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो 3 चीजों को होल्ड करके रखता है। एक तो फिनिश्ड गुड्स, जो सामान बन चुके हैं और मार्केट में आ चुके हैं बट बिके नहीं हैं, मतलब बिकने वाले हैं। उसके बाद से सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो सामान जो बन रहे हैं या प्रोसेस में हैं बनने के। उसके बाद से एक आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है? रॉ मटेरियल, जो उसके पास अभी सामान रखा हुआ है कि आगे चल के उनको बनाएगा।
आप दूसरे एग्जांपल समझो, फिनिश गुड्स का मतलब कि वो कपड़े जो मार्केट में उनके पास होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर मैं कपड़ों की फैक्ट्री का एग्जांपल लूं तो फिनिश गुड्स वो होते हैं जो कपड़े बन चुके हैं, टैग लग चुका है, मार्केट में बिके नहीं है अभी, ठीक है। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब ये हो गया कि उसमें भी चेन लगाना बाकी है, बटन लगाना बाकी है और उनकी सिलाई करना बाकी है। और रॉ मटेरियल का मतलब कि वो कपड़ों का थान जो अभी रखा हुआ है, जिनकी कटिंग करनी है और अभी वो बनने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये सभी तीनों ही चीजें किसी प्रोड्यूसर के पास रखी रहती हैं। इन तीनों का भी वही पता करने का तरीका होता है कि एंड में जो इनके पास होगा, जो इन्वेंट्री इनके पास लास्ट के एंड में बची होगी और वो इन्वेंट्री जो साल के शुरुआत में हो, वो इन्वेंट्री जो साल के शुरुआत में हो, इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरी बात को समझना, दोनों में एक फिक्स प्रोसेस है। फिक्स्ड जो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये अच्छी बात है अगर ये ज्यादा हुआ तो। इन्वेंट्री में क्या होता है कि थोड़ा सा मामला गंभीर है। इन्वेंट्री में आपको यह समझना होता है कि पैसा उतना ही आपको लगाना है जितनी आपको जरूरत हो अपने सामान को बनाने की और आगे बेचने की, ठीक है। तो इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं भैया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर दीजिए? सॉरी, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नेट इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब लास्ट पॉइंट में आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में, तो नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब आप नेट इन्वेस्टमेंट में, सॉरी यहां पे ग्रॉस होगा, जब आप क्या करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, किस में से भैया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? आपका नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हो गया कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? मेरी बात को समझो। यह बात कर रहा है प्रोड्यूसर के बिहाफ पे कि प्रोड्यूसर के पास कितना इन्वेंटरी, किसका? कैपिटल गुड्स का, मतलब कि लैंड का, बिल्डिंग का, मशीनरी का कितना कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है और वो कितना आने वाले समय में लेने वाला है, या फिर कितने मशीनरी को वो छोड़ के, प्लांट एंड मशीनरी को हटा के दूसरी प्लांट एंड मशीनरी को लगाता है। उसमें से जब डेप्रिसिएशन को तुम ऐड कर देते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से तुम डेप्रिसिएशन को घटा देते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट जो डेप्रिसिएशन का है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ ए गुड्स, नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ अ गुड्स, टीयर ऑफ अ गुड्स, या फिर कह सकते हो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब कि जो आप तुमको पता था कि आने वाले समय में खराब हो जाएगा। मेरी बात को समझना। डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि तुम एक बाइक लिए हो, आज ही तुमने बुलेट निकलवा ली 2 लाख रुपए की, मान लो 2.5 लाख रुपए की। अगले साल जब तुम उसको बेचोगे तो क्या वो 2.5 लाख रुपए में जाएगी? कभी जिंदगी में नहीं जाएगी। मार के बारूद बना देंगे सब, कहेंगे भैया 2.5 लाख रुपए कैसा पैसा, ठीक है। वो तुरंत तुमको 1,50,000 रुपए देगा, भैया ये ले बढ़िए 1,50,000 रुपए अपनी गाड़ी का। ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, इसी को तुमने क्या बोला? इसी को तुमने डेप्रिसिएशन बोला। ये जो 1 लाख रुपए का तुमको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ये क्या कहलाया? ये 1 लाख रुपए की जो वैल्यू घट गई, यही तुम्हारी क्या कहलाई? यही तुम्हारी डेप्रिसिएशन कहलाई, ठीक है बेटा। तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसका जो एकदम एग्जैक्ट पार्ट है जिसमें मैंने पूरा समराइज करके इस पूरे चैप्टर को समझाया है, मैं उसको एंड पे या फिर कार्ड पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए कल मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय, इसी समरी के साथ, अलग अलग चैप्टर और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।